Madhav Microbiology, myself Harshita Gehrdar. So once again I am back with my new video. So आज मैं बात कर रही हूँ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्यों? कल तक तो आप कुछ और बता रहे थे। आज मैंने फिर से जर्नी को एक थोड़ा सा बैक दिया है। रीजन है, जरूरी नहीं है कि हर कोई इस टाइम पे पीएचडी ही परस्यू कर रहा हो। अब जैसे जैसे टाइम जा रहा है, हर एक ग्रुप का अपना अपना एक टाइम आ रहा है। लाइक अभी पीजी का भी टाइम है और यूजी का भी टाइम है। तो इस टाइम पे सही ऑप्शन हमें पता होना चाहिए। और अगर जो ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में और जो रेस्ट ऑफ हैं जिन्होंने अभी नहीं किया है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी। और जिन्होंने लॉग इन किया है उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव होगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जितनी हम गेन कर सकते हैं उससे भी बहुत मुश्किल है किसी भी चीज को स्किप करना। अगर आपने किसी चीज को स्किप किया तो वो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देगा, लेकिन कोई चीज एक्स्ट्रा होगी सो इट विल इंक्रीज योर इंटेलेक्चुअल मेमोरी। चलिए बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की। मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी क्या है? बेसिकली इट इज द ब्रांच वेयर माइक्रोबायोलॉजी डील्स विद द इंटरेक्शंस ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड disease caused by them and their interaction with the human body। तो बेसिकली मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम एक तरीके से ये देखते हैं कि किस पैथोजन द्वारा कौन से डिसीजेस को के होने की उपलब्धि होती है और उससे जुड़े कितने इंटरेक्शंस होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, कैसे कैसे हमारी बॉडी में ह्यूमन बॉडी में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शंस होता है, वो कैसे हमारी बॉडी में इन हो सकते हैं और कैसे नहीं। और साथ ही साथ में बात करती हूँ, मैं दो चीजों को इस वीडियो के थ्रू मैं क्लियर करने वाली हूँ, यूजी एंड पीजी विद मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। यूजी स्टैंड्स फॉर द बैचलर साइंस which is for BSc and PG that is post graduation in medical microbiology that is PG। तो आप दोनों ही ग्रुप्स में मतलब यूजी एंड पीजी दोनों ही मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अपना अपना कोर्स कर सकते हैं। दैट इज मोर ग्लोरियस देन इफ यू आर डूइंग द ओनली माइक्रोबायोलॉजी। अगर आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी करते हैं तो ये आपके स्पेशलिटी को काफी इंक्रीज करता है, साथ ही ये आपको एक अलग ही ग्लोरियस लाइफ भी देता है। चलिए तो हम जानते हैं कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में ऐसा क्या है। बेसिकली अगर हम माइक्रोबायोलॉजी की बात करते हैं तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी में आप पूरे 3 साल में 6 चीजों को पढ़ेंगे, 6 सेमेस्टर में। यूजी में दैट इज फॉर द माइक्रोबायोलॉजी में आप पहले इंटरेक्शंस पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आपका इंडस्ट्रियल का माइक्रोबायोलॉजी, फिर थर्ड में आप मेडिकल पढ़ेंगे, फोर्थ में आपका आ जाएगा एग्रीकल्चर का आ जाएगा, फिर आपका जो फिफ्थ होगा, फिफ्थ में आ जाएगा आपका फूड टेक्नोलॉजी या फूड माइक्रोबायोलॉजी, एंड सिक्स्थ आपको डेफिनेटली डिसर्टेशन का टाइम होता है। तो उस टाइम पे आपको थोड़े से सिंपल ही टॉपिक्स को अरेंज किए जाते हैं। तो ये आपको हो गया ओवरऑल एक सिंपल माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की, तो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया रखा जाता है दैट द पर्सन इज प्रिपेयरिंग फॉर दी मेडिकल साइंस। बेसिकली ये एक एमबीबीएस स्टूडेंट की तरह ही एक पढ़ाई होती है, बस उसका थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा नीचे रहता है, बट बेसिकली यू हैव टू कम विद एवरी इंफॉर्मेशन विच इज एसोसिएटेड विद द एमबीबीएस सिलेबस ऑल्सो। एंड जैसे कि जो लोग एमबीबीएस करते हैं तो वो भी माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स 1 ईयर में करते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में वो होता है। एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी जिसने भी यूजी या पीजी में किया उसके लिए बहुत ही ग्रेटफुल होता है। तो बात करते हैं मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में हम किन किन टॉपिक्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टैंड्स फॉर दी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका इंटरेक्शन है, जिनसे कोई भी डिसीज कॉज्ड होती है, जैसे कि वायरसेस, प्रोटोजुआ, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सबकी इंटरेक्शन, इन सबका मैकेनिज्म, इन सबके एसोसिएटेड डिसीज को देखा जाता है कि वो कैसे हुआ। अगर वायरस की बात होती है तो वो वायरोलॉजी से रिलेट करता है, बैक्टीरिया का बैक्टीरियोलॉजी, फंगल है तो वो उसका फाइकोलॉजी आता है, और अगर हम बात करते हैं प्रोटोजुआ का तो वो पैरासाइटोलॉजी में आता है। अब बात करते हैं डिसीज ट्रांसमिशन की। कोई भी डिसीज है किसी ना किसी सरफेस कांटेक्ट के थ्रू जाएगा, किसी ना किसी अपने एक साइकिल के थ्रू जाएगा, अपने आप तो आके घुस नहीं जाएगा, इट विल नॉट एंटर इमीडिएटली, वो किसी एक साइकिल के थ्रू ही जाएगा, किसी भी ट्रांसमिशन साइकिल के थ्रू जाएगा। तो इसमें वो देखा जाता है कि इसका रूट क्या बना, एयरबोर्न ट्रांसमिशन हुआ या फूड बोर्न ट्रांसमिशन हुआ या फिर सॉइल बोर्न ट्रांसमिशन हुआ, कौन सा ट्रांसमिशन हुआ जो इसने जाके डिसीज को ट्रांसमिट किया। फिर आता है इन्फेक्शन एंड डिसीज।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कौन सी बिहेवियर से, कौन से मैकेनिज्म से क्या इन्फेक्ट हुआ, कहाँ पे इम्यून सिस्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वाइड होके उसने उसको डिस्ट्रॉय किया और कैसे डिसीज को करने में उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये सब चीजों को इसमें देखा जाता है। फिर आता है डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। जाहिर सी बात है, हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हम डायग्नोस्टिक टेक्निक की बात ना करें तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि जब तक किसी भी चीज को खोजा नहीं जाएगा तो नहीं पता चलेगा, एंड जब तक ये नहीं होगा तो ये सब चीजें वेस्ट हैं, क्योंकि इसी के थ्रू ही ये पता चलेगा। तो बेसिकली दीज ऑल आर डिपेंड ऑन दिस टेक्निक्स। टेक्निक में आता है पीसीआर आ गया, आपका एलाइजा आ गया, ठीक है। इसके साथ में इसमें जितनी भी सीबीटी हो गई, ठीक है, सीबीसी हो गई, और जो जो उसमें टेक्निक्स लगती हैं वो होती हैं जिससे पता चलता है कि ये टेस्ट करने से ये एसोसिएटेड डिसीज है, ये एसोसिएटेड पैथोजन है। टाइफाइड का टेस्ट है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम वाइवरल है, यहाँ ठीक है, सैल्मोनेला है या लिस्टेरिया है, तो किससे है, ठीक है। लिस्टेरिया मोनोसाइटिस जेनेसिस से क्या हो रहा है, लिस्टेराइसिस क्यों हो रहा है, फूड कंटामिनेशन कैसे हुआ, रूट किया था, तो ये सब चीजें किसी भी टेस्ट से ही पता चलता है, जो कि टेस्ट ही मेन किसी भी चीज का आधार होता है डाटा को बनाने के लिए, नई चीजों का आविष्कार करने के लिए। अब आता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स वो होते हैं जो हम ड्रग्स यूज करते हैं हमारी बॉडी में होने वाले माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी वाइज स्ट्रांग बनाने के लिए, जिससे हमारी बॉडी में एक तरीके का एक वॉरियर पैदा हो सके। जैसे कि जिसके हमने देखा है ना, जैसे कभी कोई पर्सन होता है जो ठंडा गर्म भी हो जाए फिर भी वो नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बहुत ही छुई मुई टाइप्स के, या कह सकते हैं कि बहुत ही डेलिकेट पर्सन होते हैं, जो जरा से भी इन्वायरमेंट अप डाउन हुआ तो उनका अपना अलग ही इलनेस आ जाती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी फैक्टर को कैसे आप बूस्ट कर सकते हो, कौन से ड्रग्स लेने से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा, और लेकिन आपकी इम्यूनिटी बैलेंस होगी, आपके अंदर माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आएगा, तो वो इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के थ्रू आता है। फिर आता है वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन इम्यूनाइजेशन का आविष्कार किसने किया था? हु इज द फादर ऑफ वैक्सीन? दैट इज सर एडवर्ड जेनर। जब एडवर्ड जेनर की बात करते हैं तो एडवर्ड जेनर सर ने बहुत सारी डिस्कवरीज की, जिसके बाद वैक्सीन को बनाया गया था। सबसे पहले उन्होंने ही बनाया था। वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन से पता है क्या फायदा होते हैं? आजकल आप देखते हैं ना कि बच्चों को जैसे ही बच्चों कोई भी बॉर्न होता है उसके कुछ समय बाद उसको वैक्सीन लगती हैं, फिर 1 मंथ के बाद वैक्सीन लगती हैं, एंड जो भी उनका एक सिस्टमैटिक ड्यूरेशन ऑफ डेज है इन बिटवीन फॉर द इंटरवल, उसके बाद में वैक्सीन लगती हैं। पहले इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं थी वैक्सीन की। अगर आप पास्ट टाइम में देखोगे तो पोलियोमाइलाइटिस बहुत होता था, जो कि पोलियो की कमी से होता था, इसलिए 2 बूंद जिंदगी की आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछले 20 साल से मैं देख रही हूँ कि पोलियो 2 बूंद जिंदगी जो भी है 2 बूंद जिंदगी की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड पहले इतना नहीं होता था, एंड दैट इज द रीजन कि एक वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में जा रहा है, जिससे हमारी बॉडी पहले से ही तैयार है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके के टॉपिक्स उसमें पढ़े जाते हैं वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन के। जैसे कि रिसेंटली देख लीजिए कोविड होने के बाद में कितनी वैक्सीन लगी, हालांकि उस वैक्सीन के हार्म हैजार्डस हम कह सकते हैं कि उसके अलग अलग साइड इफेक्ट्स भी निकले, लेकिन कुछ को वो सूट किया, किसी को नहीं किया। तो इट्स बेसिकली ऑन द बॉडी रिसेप्टर हाउ इट रिएक्ट विद द न्यू सरफेस टू बी रिएक्टेड ऑन द सरफेस। अब आता है इन्फेक्शन कंट्रोल। इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इन्फेक्शन कंट्रोल में क्या है कि कैसे हमें स्टेरिलाइज्ड रहना है, कैसे हमें हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स को मेंटेन करना है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे, कोई भी हॉस्पिटल है, वहां पे हाइजीन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपने नोटिस किया होगा और मैंने एक वीडियो भी डाली थी कि रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक कलर के आपने हॉस्पिटल्स में डस्टबिन्स में कलर पैकेट देखे होंगे, इसी कलर की पॉलिथीन बिछी होती है, इवन डस्टबिन भी होते हैं। सो उनका एक रिस्पेक्टिव मार्क होता है कि किस कलर के बास्केट में कौन सा तरीके का कचरा जाएगा, ड्राई, वेट, इंजेक्शन या खाली बोतल, ऐसे करके। रीजन क्या होता है? बिकॉज दे हैव टू, जो चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं, जो बहुत इजीली डिग्रेड हो सकती हैं, उनको अलग रखते हैं, जो नहीं हो सकती नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनको अलग रखते हैं, एंड जो टोटली ऐसी है जिसके अंदर तुरंत कुछ भी
पनप सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको अलग रखते हैं, और कुछ ऐसी है जो फेंकी जा सकती है बड़े आराम से, वो उनको अलग रखते हैं। तो दैट इज द प्रोसीजर। एंड ये सब चीजें नहीं होंगी तो किसी भी हॉस्पिटल के अंदर हाइजीनिक प्रैक्टिस हो नहीं पाएगी प्रॉपर, एंड इन्फेक्शन कंट्रोल भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो इसको मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसको मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी दोबारा देखने के लिए। एंड साथ ही साथ में जब इन्फेक्शन कंट्रोल का देखते हैं तो वहां पे प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन, प्रॉपर आइसोलेशन, उसमें जो भी है वो होता है, और जितने भी ग्लव्स वगैरह प्रॉपर होने चाहिए। आपका जो भी आप यूज कर रहे हैं सिरिंज वगैरह, वो कोई भी ट्रे आप ले रहे हैं फॉर पुटिंग योर ऑर्नामेंट्स ओवर देयर, तो ये सब चीजें सही तरीके से होनी चाहिए। इन्फेक्शन कंट्रोल तभी हो सकता है जहाँ हाइजीनिक प्रैक्टिस अच्छी हो। फिर आता है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन। होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शन क्या होता है, जैसे मैंने बताया ही कि कौन सा माइक्रोब का हमारी बॉडी में कैसे इंटरेक्शन हो। जैसे हम सब जानते हैं सैल्मोनेला टाइफा, दैट इज द मेन रीजन ऑफ द टाइफाइड डिसीज। तो वो कब होता है, जब फूड का कंटेमिनेशन होता है, सॉइल वाटर कंटेमिनेशन होता है। एंड बेसिकली आप टाइफाइड देखते हो तो अक्टूबर के टाइम पे ज्यादा देखते हो, सितंबर टू अक्टूबर में। एंड कभी कभी हम देखते हैं कि अगस्त में भी होता है, क्योंकि जैसे जैसे पानी गिरता है, मानसून आता है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी डेवलप होती है, जैसे जैसे मॉस्किटोज का डेवलपमेंट होने लगता है, वैसे वैसे ही सब कंटेमिनेशन होता है। चाहे कोई कितना भी यूज करे, अगर आपने स्ट्रीट फूड ले लिया, कहीं भी खा लिया, कंटेमिनेटेड वाटर ले लिया या कंटेमिनेटेड कुछ भी हमने इनटेक कर लिया, तो हमें ज्यादातर इसी के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि वो भी एक माइक्रोब का इंटरेक्शन हमारी ह्यूमन बॉडी से हो रहा है, तो तब इस तरीके के होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे पैथोजेंस हैं उनके बारे में पता लगाया जाता है होस्ट माइक्रोब इंटरेक्शंस में। और जैसे कि मैंने डायग्नोस्टिक टेक्निक में बोला था, तो डायग्नोस्टिक टेक्निक में कल्चर टेक्निक को यूज किया जाता है जब पता चल सके, स्टैनिंग टेक्निक को यूज किया जाता है जो पता कर सके कि कौन सा इसमें बैक्टीरिया है एंड कौन सा कलर का इसमें क्या शेप है, क्या उसका वो है, सारी चीजों को देखा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हैं। इनमें से कुछ टॉपिक आप कुछ क्या मेरे ख्याल से सभी आप अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में थोड़ा वास्ट तरीके से पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इनहेंस करते हैं। एक्चुअली ऐसे टॉपिक मैंने हमेशा ना एक इंटरेस्ट बनाते हैं। जब तक कोई टॉपिक अच्छा नहीं होगा ना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। एंड बेसिकली मैं सच बताऊं तो साइंस एक ऐसी चीज है जिसे आप रट नहीं सकते अंटिल यू हैव योर कोर इंटरेस्ट टू इंडल्ज इन इट प्रॉपरली। जब तक आप उसको प्रॉपरली नहीं जाओगे आपको नहीं समझ आएगा। एंड ट्रस्ट मी, दोज हु आर परस्यूइंग बायोलॉजी सब्जेक्ट इन देयर करियर, अगर आप अभी कर रहे हो तो आदत सुधारिए, नहीं कर रहे हैं तो एक नई आदत बनाइए। अगर आप किसी भी चीज को रट्टाफिकेशन में ले रहे हो ना, रट्टा ले रहे हो ना, कर रहे हो ना, दैट इज टोटली रॉन्ग। चीजों को समझिए एंड राइट इट ऑन योर वर्ड्स। मे बी स्पेलिंग मिस्टेक, मे बी योर पैराग्राफ मिस्टेक, मे बी योर द सेंटेंस वर्ड शुड बी मिस्टेक, बट यू कैन चेक इट, यू कैन उसको आप सही कर सकते हो। लेकिन एक बार रेक्टिफिकेशन आपके माइंड में आ गया तो आप फर्दर आपको मूव करने में प्रॉब्लम होगी। सो आई होप थ्रू द वीडियो, थ्रू माई दिस कॉन्सेप्ट मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, ऑल द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो टोटली हैव द माइंड की मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में आप अच्छा अपने करियर बना भी सकते हो। एंड बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज प्रेस बटन लाइक एंड प्लीज share my channel more and more, and if you not subscribe my channel then please subscribe it and keep watching my channel and you will soonly notified with my new videos. So stay tuned. Thank you so much.